और हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से आ रही है। कोरोना मरीज और रेड जोन की अगर हम बात करें, दोनों ही में इजाफा हुआ है। आज लखनऊ में 22 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव में 17 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। कमांड हॉस्पिटल, चौपटिया और जीआरपी में कोरोना केस मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव में 3 साल की बच्ची भी शामिल है। अमन अपार्टमेंट, चौपटिया, नया रोड और साथ ही विराजखंड, गोमती नगर नया रेड जोन घोषित हुए हैं। शालीमार, ग्रैंड महानगर को भी रेड जोन बनाया गया है। लखनऊ में कुल 19 रेड जोन हो गए हैं। मई के आखिरी सप्ताह तक सिर्फ 5 रेड जोन बचे थे। लखनऊ में रेड जोन की संख्या में भारी उछाल आया है। तो रेड जोन की संख्या बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं और तस्वीरें डराने वाली। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अलाउद्दीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, जैसे कि हम संख्या बढ़ने का जिक्र कर रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या? भीड़ किसी भी तरह की हो, यही सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, खास तौर से जब से अनलॉक की पोजीशन हुई है, एक वजह तो है ही है। इसके अलावा जिस तरह से वक्त बढ़ा है, लोग अपने काम धाम से कहीं बाहर निकले हैं। और राजधानी लखनऊ की सिर्फ बात कर लें तो आज जो 22 पॉजिटिव केस मिले हैं, लखनऊ का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से पॉजिटिव केसेस नहीं आए हैं जी। ऐशबाग लखनऊ का एक सुदूर इलाका, सिकंदरबाग, बीच शहर, हरिहर नगर, फैजाबाद रोड पे आता है। चौक का इलाका, पुराना लखनऊ, कैंटोनमेंट यानी जहां पर सेना और सेना के जवान तमाम लोग रहते हैं, वो इलाका। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाली संविदा पे कुछ लोग थे, जो भी उनकी तादाद 7 से 9 बताई जा रही है, वो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में ट्रांस गोमती से लेकर के आउटर लखनऊ, मिडिल लखनऊ, गोमती नदी के उस पार का जो लखनऊ का इलाका है, कैंटोनमेंट का इलाका, कोई ऐसा इलाका नहीं है जो आज अछूता रह गया हो। ये इशारा उस बात की तरफ करता है कि क्या आने वाले दिनों में ये और स्थिति भयावह होगी, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी। बिल्कुल वो जायज है बात कि लगातार लोगों के आने जाने की छूट है। ये भी वजह हो सकती है क्योंकि तमाम जो कवायद है, सबके बावजूद भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज का जो स्थिति आज की है खासतौर से, वो अपने आप में एकदम भयावह स्थिति है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा कि आखिर चीजों को कैसे बेहतर करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर सहारनपुर से है। यहां उलेमाओं ने सैनिटाइजर का जो है विरोध किया है, उन्होंने इसे हराम घोषित किया है। उलेमाओं ने मस्जिदों में सैनिटाइजर इस्तेमाल को हराम बताया। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसलिए मस्जिदों को सैनिटाइज नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा है। तो मस्जिदों को सैनिटाइजर से नहीं किया जा सकता, ये उलेमाओं का कहना है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है और वो ये दुहाई दे रहे हैं कि इस्लाम में अल्कोहल जो है वो हराम है और इस लिहाज से वो ये स्टेप नहीं उठा सकते हैं। 1-2 जगहों से इस तरह की बातें सामने आई है और फिर बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं कि इतने वक्त बाद जो है इन्हें क्या ये याद आ रहा है सैनिटाइजर बहुत ज़रूरी है, तो क्या बेवजह जो है मुद्दा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। खैर, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मस्जिद सैनिटाइज नहीं होगी, ये बातें कुछ उलेमाओं की तरफ से कही गई है, क्योंकि सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा सैनिटाइजेशन के लिए, जिसमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल इस्लाम में हराम है, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, जिसकी दुहाई दे रहे हैं। उधर गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई। एमएमजी अस्पताल के पीछे खुले में पीपीई किट पड़ी मिलती है। पीपीई किट के साथ ग्लव्स, मास्क भी खुले में मिले। गाजियाबाद में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग सरकारी एम्बुलेंस से आते हैं, पीपीई किट और मास्क को खुले में फेंक देते हैं। इस बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि पीपीई डिस्पोज करने का काम प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है, लेकिन गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई करेंगे। जौनपुर में कोरोना कहर लगातार ढा रहा है। 45 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 233 नेगेटिव। जौनपुर में कोरोना का आंकड़ा अब जो है वो भी बढ़ा है, आपको बता दें 400 के करीब पहुंचा। जिले में अब तक 373 पॉजिटिव केस मिले हैं, 159 एक्टिव, रिकवर 3 की जान भी गई है और 166 मरीज का इलाज चल रहा है। तो ये आंकड़े जो सामने आए वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और आगरा, जहां बहुत मामले सामने आते हैं, लेकिन यहां लोग जो है संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। आगरा में फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई है। ताजमहल के पीछे 11 सीढ़ी मैदान में कुछ बच्चे कव्वाली गा रहे थे। सुनने के लोगों की भीड़ पहुंच गई। बहुत सारे लोग तो बिना मास्क के नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई यहां पर नजर आई।
आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे भीड़। हालांकि देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। क्या ये बच्चे पेशेवर गायक हैं जो रोजी रोटी के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और इन्होंने इस वजह से मास्क वगैरह नहीं पहने क्योंकि ये गा नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को देख रहे हैं वो जो है उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई कोरोना चल रहा है और वो इन्हें प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक तरह से एक बड़ी लापरवाही नजर आई। लोग खुद ही अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे रुद्राभिषेक की बात करेंगे। ये पूरा हो चुका है। राम मंदिर परिसर में 2.5 घंटे से ज्यादा रुद्राभिषेक चला। कुबेर टीला स्थित शशांक शेखर के मंदिर पर महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने रुद्राभिषेक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम शिव की आराधना के लिए आए थे। कुबेर टीला पर भगवान शिव जी के स्थापित हैं, उनका हम लोगों ने विधि विधान के साथ अभिषेक किया। भगवान से प्रार्थना की, राष्ट्र अखंड हो, सभी सुखी हों, सभी संपन्न रहें, महामारी बहुत जल्दी दूर हो, यही हमारी कामना। भगवान श्री राम जी की का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो। महाराज जी, क्या अंदर कोई निर्माण भी आज से शुरू हुआ है आप लोगों? नहीं, आज से निर्माण कार्य नहीं हुआ। हम खाली भगवान शिव जी की उपासना के लिए, पूजा के लिए आए थे। आज से भी कोई कार्यक्रम नहीं। अब आगे महाराज, ये पूजा किस तरह की थी और किस तरह से ये भगवान शिव जी का अभिषेक था। अभिषेक माने स्नान विधि विधान से पूजा किया गया है, प्रार्थना किया गया भगवान सबको सुखी रखें, संपन्न रखें, राष्ट्र से महामारी दूर हो, राष्ट्र अखंड हो और भगवान का दिव्य भव्य मंदिर भी बनकर तैयार हो। जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो कैसा होगा और कैसे बनेगा, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रीति रघुनंदन। राम मंदिर कैसा होगा हम आपको दिखा रहे हैं। वो राम मंदिर हूबहू हमने स्टूडियो के भीतर ही तैयार किया है। राम मंदिर 2 मंजिल का होगा और इस 2 मंजिल की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, वो इस तरह से बढ़ेगी कि नागर शैली में बनेगा राम मंदिर, सोमनाथ और पुरी के मंदिर की तरह ही। इसके साथ ही इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए 10 फीट का चौड़ा पैसेज बना होगा। इस पैसेज के लिए ताकि श्रद्धालुओं को आने में दिक्कत ना हो, परिक्रमा के रास्ते में किसी तरह की अड़चन ना हो। चलिए अब थोड़ा दूर लेकर चलते हैं, मंदिर के आसपास का हिस्सा आपको दिखाते हैं। वो हिस्सा कैसे खूबसूरत बनाया जाएगा, नजर डालिए। अगल बगल छोटे छोटे मंदिर होंगे, इस तरह वो मंदिर दिखेंगे और उसके आसपास खूबसूरत हरियाली नजर आएगी। और इस तरह से तालाब बीच में होगा जिसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए तमाम चीजें की गई होंगी। साथ ही साथ मुख्य दरवाजे पर विजय स्तंभ कुछ इस तरह से खड़ा होगा। ये देखिए, इस तरह से वो खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। और तालाब आसपास दोनों तरफ हो गए। लंबाई होगी 268 फीट, चौड़ाई होगी 140 फीट। इसके अलावा एक और जानकारी जो बेहद अहम है वो ये कि मंदिर की ऊंचाई होगी 128 फीट। चलिए मंदिर के अंदर आपको हम लेकर चल रहे हैं। अंदर की खूबसूरती का नजारा अपने आप में अद्भुत होगा। राम मंदिर में कुल 212 खंबे होंगे। ये 212 खंबे कैसे नक्काशी इन पर की गई होगी, सोचिए क्या नायाब नक्काशी होगी जो देखते ही लोगों का, श्रद्धालुओं का मन मोह लेगी। राम मंदिर में रामलला को नीचे की मंजिल पर विराजमान किया गया है और इस पूरे मंदिर में निचली जो मंजिल है उसमें 106 खंबे होंगे। हर खंबे की जो ऊंचाई है वो है 16.6 फीट की और हर खंबे पर अलग अलग देवी देवताओं की 16 मूर्तियां उकेरी जाएंगी और जबरदस्त खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। इसके साथ ही पूरे मंदिर में 24 दरवाजे होंगे और इन 24 दरवाजों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इनकी चौखट संगमरमर की बनाई जाएगी जो और ज्यादा इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाएगी। तो कुछ इस तरह से ये राम मंदिर नजर आएगा। और इसी के साथ ही हम ऊपरी मंजिल के हिस्से में आपको लेकर आ रहे हैं। यह है राम दरबार। तो उस राम मंदिर की तस्वीर जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, यहां इस ऊपरी मंजिल पर भी 106 खंबे होंगे पहली मंजिल में और इसी के साथ ही यहां भी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की जाएगी। तो बरसों से इंतजार किए जा रहे राम मंदिर की ये पहली और अद्भुत तस्वीर है।
तो आपने जो है यहाँ पर स्क्रीन पर जरूर देख लिया। अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा राम मंदिर जब तक बनता है। बलरामपुर में मनरेगा में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आरोप है कि पचपेड़वा ब्लॉक में रोजगार सेवकों की सैलरी के नाम पर करीब 16 लाख रुपए का घपला किया गया है और इसके बाद जिला प्रशासन इस मामले में 2 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए शासन को लिखा गया है। घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक रोजगार सेवक ने रुपए नहीं आने की शिकायत की और जब इसकी जांच की गई तो पूरा मामला सामने आया। जब हम लोगों ने वेरीफाई किया सभी ब्लॉक्स में तो सिर्फ पचपेड़वा में निकल के आया है कि कुछ रोजगार सेवक जिनको ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है उनको दूसरी बार पेमेंट किया गया है। तो ये अराउंड 16 लाख का अमाउंट था। तो जब ये संज्ञान में आया, इसको वेरीफाई कराया गया सभी ब्लॉक्स में, तो सिर्फ पचपेड़वा में ये अमाउंट निकल के आया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 32,810 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1501 नए मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटों में 48 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। दिल्ली में मौत का आंकड़ा 905 से बढ़कर 984 हो चुका है। 20,000 के नजदीक कोरोना के एक्टिव केसेस अभी भी हैं दिल्ली में। और आंकड़ों की बात करें तो लाखों में जाने का जिक्र हो रहा है। आपने देखा भी होगा, सुना होगा स्वास्थ्य मंत्री को। तो दिल्ली की तस्वीर डराने वाली है। 24 घंटे में पिछले 1501 नए मामले सामने आ गए हैं। दिल्ली जो है काफी डरा रहा है आंकड़ों से। सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला बोला। दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। इस फैसले को सिद्धार्थनाथ सिंह ने गलत बताया। अरविंद केजरीवाल जी को थूक के चाटने की आदत है और जो उन्होंने निर्णय लिया था दिल्ली के अस्पतालों का और उसमें इलाज खाली दिल्ली वाले करेंगे, बाहर वाले नहीं कर सकते, वो एक असंवैधानिक निर्णय था। संवैधानिक पद पे बैठकर जिसको दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको रिवर्स किया है। प्रदेश में अब कोरोना की जांच में तेजी आएगी। गोवा से कोरोना टेस्टिंग की खास मशीनें मंगा ली गई हैं। इन मशीनों के जरिए सिर्फ 1.5 घंटे में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ सकेंगी। इन मशीनों का नाम ट्रूनेंट है। अब प्रदेश के जिला अस्पतालों में इस एडवांस मशीन को भेजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेट प्लेन से 14 ट्रूनेट मशीनें तत्काल लगाए जाने के लिए लाई गई हैं। वो 14 उसके साथ एसेसरीज भी उसकी जो है वो साथ में आई हैं। मुरादाबाद के डियर पार्क में वन्यजीवों का बुरा हाल है। वन्यजीवों को समय से खाना भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो भूख से तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। इसी परेशानी को देखते हुए स्थानीय लोगों ने डियर पार्क में पहुंचकर वन्यजीवों को घास, ब्रेड और केले खिलाकर उनकी भूख मिटाने की कोशिश की। इसके बाद डियर पार्क में अन्य पशुओं का जमावड़ा लग गया। डियर पार्क में 5 से 6 हिरण भी बड़े हैं जिनको समय से खाना नहीं मिल पा रहा। जीव जंतु हैं, जब हम इनके पास को जाते हैं तो ये मतलब यहाँ पे कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। पानी तक का इनके पास नहीं है। हम लोग घर से लाते हैं, इन्हें अरेंज कराते हैं थोड़ा थोड़ा। भूखे रहते हैं ये। हाँ, अगर कुछ मिलता तो इतना मतलब एक्साइटेड दूसरे मतलब आगे पीछे नहीं भागते खाने। गौतम बुद्ध नगर में गलत कोरोना जांच रिपोर्ट ने 35 लोगों की जान जोखिम में डाल दी थी। सैंपल निजी प्रयोगशाला से लिए गए थे और लोगों को पॉजिटिव बता दिया गया। हालांकि जब उनकी सरकारी प्रयोगशाला में दोबारा जांच कराई गई तो रिपोर्ट नेगेटिव निकली। अब इन सभी प्राइवेट लैबों को नोटिस भेजा गया। नोएडा के सीएमओ ने बताया है कि 35 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और इन फर्जी रिपोर्ट्स को लेकर निजी प्रयोगशालाओं को नोटिस भेजा गया है। FIR भी दर्ज की गई है। ये बड़ी लापरवाही है और नेगेटिव होने के बावजूद रिपोर्ट्स पॉजिटिव बताई गई। और कई जो पेशेंट होते हैं या कई ऐसे लोग होते हैं वो दहशत में आ जाते हैं अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। और अब वैसे भी देख रहे हैं कोरोना को लेकर कितनी दहशत है। तो इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। का केस है ये, इसमें कुछ लैब जो है रजिस्टर्ड नहीं है और हरियाणा, दिल्ली ऐसी जगह से आके यहाँ से सैंपल ले जाते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने एक बाइक पे एक लड़के को पकड़ा जो LT रजिस्टर्ड नहीं था, उसके भी इसी तरीके की बात आई, उसके खिलाफ FIR हुई है। और ये लैब कुछ ऐसी हैं जैसे लाइफलाइन, स्टार इमेजिंग, कंक्वेस्ट, एक्यूरिस, मॉडर्न,
इन लैब से रिपोर्ट आई थी जो कि पॉजिटिव थी। हम लोगों ने इनको NIV में दोबारा चेक कराया जो कि निगेटिव आई हैं, तो उन पे हमने नोटिस भी दिया है उन लैबों पे, और एक के खिलाफ FIR भी हुई है। पिछले दिनों का एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने आज मुंबई से कुछ फ्लाइट्स प्रयागराज और वाराणसी भेजी। बात अगर प्रयागराज की करें तो बमरौली एयरपोर्ट पर 180 यात्रियों को लेकर विमान उतरा, तो वहीं वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर भी मुंबई से श्रमिकों को लेकर विमान पहुंचा। फ्लाइट से अपने शहर पहुंचने पर लोग अमिताभ बच्चन का शुक्रिया अदा करते हुए भी नजर आए। हम लोग को फ़ोन भी कर रहे थे कि आप लोग किसी चीज़ की फिक्र मत करिए, आप लोग को हम लोग भेजेंगे तो भेजेंगे। 2 दिन के अंदर हम लोग का इंतजाम हो गया और बहुत अच्छे से हम लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ोन आया हर एक के मोबाइल पे कि आपकी फ़्लाइट इतने बजे की इतने बजे है और आपको यहाँ पहुँचना है, और खाने पीने की सब सुविधा है। केंद्र सरकार ने 1 जून से 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन भले ही शुरू कर दिया हो, पर अभी भी उसे यात्री नहीं मिल पा रहे हैं। गोरखपुर आने वाली ट्रेनों में तो यात्री आ रहे हैं, पर यहां से आधे से भी कम यात्री पहुंचे हैं। कोरोना के संकट काल में भले ही रेलवे ने 1 जून से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है और स्पेशल ट्रेनों के रूप में ट्रेनें चलाई जा रही हैं, पर गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जाने के लिए यात्री ही नहीं मिल रहे हैं। आम दिनों में जिन ट्रेनों में 1500 से अधिक यात्री सफ़र करते थे, उन ट्रेनों में 300 से 500 यात्री ही सफ़र कर रहे हैं। और सबसे बुरी दशा मुंबई जाने वाली ट्रेनों की है, वो लगभग यहाँ से खाली जा रही है, उसमें आधे से भी कम यात्री सफर कर रहे हैं। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। उधर प्रदेश में एक बार फिर से टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। प्रयागराज में टिड्डी दल के आने के बाद से कानपुर में भी कृषि विभाग हाई अलर्ट पर है, और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं प्रयागराज से, जहां रीवा से सटे कोराव इलाके में टिड्डियों ने अटैक कर दिया। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां टिड्डियों से फसलें काफी खराब हुई, बचाने की तैयारियां की जा रही हैं। लोग ढोल और थाली लेकर तैयार हैं, साथ ही डीजे की भी व्यवस्था की गई ताकि टिड्डियों को यहां से भगाया जा सके। विकासखंड कल्याणपुर ग्राम सभा में प्रवेश किया है। यह एक बड़ा दल है जो लगभग 2 किलोमीटर से लेकर के 8 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। जैसे ही हमारे विभाग को इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई कि ये टिड्डी दल आ रहा है, हमारा कृषि विभाग, जिला प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ सतर्क होते हुए निरंतर निगरानी करते हुए हम लोग लगभग 8 बजे के आसपास में उक्त क्षेत्रों में। कोरोना की महामारी अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि टिड्डियों का आतंक साफ तौर पर प्रदेश के कई जनपदों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते किसान पूरी रात जग रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए किसानों के चेहरे कैसे मुरझा गए हैं, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कहीं टिड्डियां उनकी फसलों को ना खराब कर दे। इसलिए डीजे, ढोल, मंजीरा तैयार है। यहाँ तक कि अधिकारियों ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। अब देखना ये होगा कि टिड्डियों का ये जो काफिला है कानपुर कब आता है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंझू, न्यूज़ 18, कानपुर। गोवंश की रक्षा के लिए योगी सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नंदगिरी ने इसका स्वागत किया। कहा, गोवंश संरक्षण के लिए प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री सीएम योगी ने साहसिक फैसला लिया है। उनके द्वारा लाए गए इस अध्यादेश का देश के संत महात्मा भी स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। योगी सरकार गोवंश निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जिसके बाद अब अगर कोई गौ हत्या करेगा तो उसे 10 साल तक की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा। देश अब हमारी गौ माता का वध नहीं होगा। एक बार लोग डरेंगे, जिसमें 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा है। तो अब हमारी गौ माता उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुरक्षित है। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम सब संत महात्माओं की तरफ से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। साथ में यह मांग करते हैं कि सभी प्रदेश की सरकारें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवध निवारण अध्यादेश लाया है, वही तर्ज पे सभी प्रदेश सरकारें लाएं, हमारी गौ माताओं की रक्षा करें। उधर कानपुर में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार का विरोध शुरू हुआ। यहां पर सैनिटाइजर और मास्क बांटने आई थी, तभी ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और नारेबाजी की। मामला मछुआ नगर का है। यहां ग्रामीण इस बात से नाराज थे कि उनके इलाके में पीने का साफ पानी नहीं मिलता। पानी ना ही सार्वजनिक हैंडपंप का मरम्मत और ना ही सार्वजनिक हैंडपंप की मरम्मत कराई जा रही है, कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता।
उधर सीएम हेल्पलाइन ऑफिस पर सफाई। कोरोना की खबर को लेकर सरकार ने जानकारी दी है। किसी सरकारी भवन में नहीं है सीएम हेल्पलाइन का ऑफिस, गोमती नगर में है सीएम हेल्पलाइन ऑफिस की बात करें। कुछ कर्मचारियों के पॉजिटिव होने की यहाँ पर खबर मिली थी, लेकिन अब इस पर सफाई दी जा रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कतिपय समाचार माध्यमों से यह सूचना आ रही है कि सीएम हेल्पलाइन के कर्मचारियों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि यह सूचना सही नहीं है। तो कोरोना की खबर को लेकर सरकार की तरफ से जानकारी कि ये जो अफवाह जिसने भी फैलाई है ये गलत है। कोई भी कर्मचारी जो है कोविड पॉजिटिव नहीं है। अनामिका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनामिका, इतनी बड़ी अफवाह फिर कैसे बाहर आती है? अनामिका, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सवाल दोहराएं अपना। हाँ अनामिका, इतनी बड़ी अफवाह, इसे हम अगर अफवाह माने तो इतनी बड़ी अफवाह कैसे आ सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सीएम ऑफिस से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री का दफ्तर, मुख्यमंत्री का आवास और मुख्यमंत्री का सीएम हेल्पलाइन नंबर का जो दफ्तर है वो तीनों बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर है जी। तो जो गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है उसके ठीक सामने मुख्यमंत्री का सीएम हेल्पलाइन का जो ऑफिस है, वहां पे पूरे प्रदेश की शिकायतें आती हैं, उनका निस्तारण किया जाता है, फॉलो अप किया जाता है। तो वहां पर कुल 700 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। जहां पे कुछ दिनों से एक लड़की को कोरोना के सिम्टम थे, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद से जो उसके आसपास लोग बैठते थे उनका कोरोना टेस्ट किया गया, तो उस टेस्ट में करीब 9 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो कुल मिलाकर सफाई भी आ गई है और नजर भी रखी जा रही है कि इस तरह से कोई अफवाह ना भी फैला पाए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।